हाय दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सभी ठीक होंगे और सबकी तैयारी भी काफी अच्छी चल रही होगी। प्रीलिम्स आने ही वाला है जैसा आप लोगों को पता है। तो मैं होप करके चल रहा हूँ कि सब लोगों की तैयारी बहुत ही फाइन, बिल्कुल फिट चल रही है। एंड हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन रखें एक टॉपिक से, जैसे जुडिशरी जैसा टॉपिक और पार्लियामेंट जैसा टॉपिक, जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। हम सारे ही इन क्वेश्चंस पे डेप्थ एनालिसिस करें, ताकि इनसे रिलेटेड चाहे जुडिशरी आए चाहे कोई भी टॉपिक आ जाए जो हम यहाँ पे कवर करेंगे, उससे बाहर कोई क्वेश्चन ना देखने को मिले। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम यहीं पे क्लास में ही पूरे 20-25 मिनट के सेशन में कंप्लीट करके चलें। राइट। तो लास्ट टाइम हमने जुडिशियल एक्टिविज्म स्टार्ट किया था and काफी सारे क्वेश्चन लाइक अराउंड 10 क्वेश्चन हमने देख लिए थे। पीआईएल से रिलेटेड हमने बात करी लास्ट टाइम, कुछ सुप्रीम कोर्ट के कुछ फंक्शंस देखे। सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन देखने पीछे रीजन था ताकि हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। एंड आई होप जिन लोगों ने जुडिशियल एक्टिविज्म पिछली बार नहीं पढ़ा था, वो इस बार चीज को क्लियर करके चल रहे होंगे। ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 से। आई होप, क्योंकि आज हमारा टारगेट रहेगा 25 के सेशन में लगभग सारे क्वेश्चंस को कवर करना। ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने ऑलरेडी इस टॉपिक को पढ़ लिया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 से। अगर आप कोई भी डाउट होगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करा जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 141। देखो, उसने पूछा है, पावर्स दी हुई है यहाँ पे इस ऑप्शन में। ठीक है, हमें बहुत पावर्स देखने को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट को दी हुई है पावर जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए। चलिए, मतलब पढ़ हम जुडिशियल एक्टिविज्म रहे हैं और क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे जुडिशियल एक्टिविज्म से, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। भाई सुप्रीम कोर्ट, देखो जुडिशियल एक्टिविज्म है क्या? जुडिशरी का ही तो एक फीचर है कि वो दूसरे विंग्स को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, राइट। और सुप्रीम कोर्ट तो हमारा एपेक्स कोर्ट है। तो ये तो हमारे लिए सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट हो ही जाता है कि भाई डायरेक्शन तो यही देगा ना फाइनली। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। देखो, it can make rules with respect to condition under which a judgment pronounced by the court may be reviewed। इसी जिसने भी आर्टिकल 145 पढ़ा होगा वो ये बता सकता है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट। यस। सुप्रीम कोर्ट कैन रूल्स विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशन। राइट। तो ये कंडीशन हमने ऑलरेडी पढ़ा यहाँ पे, और ये हमारे कौन से आर्टिकल में मेंशन था? आर्टिकल 140। कौन से आर्टिकल में मेंशन है हमारा? आप बताओ। आर्टिकल 145 के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अब इसके बाद मूव करते हैं, इसका सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट है, इट कैन मेक रूल्स फॉर द ग्रांटिंग ऑफ बेल एंड द स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट। यस, बिल्कुल सही। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है भाई, ये रूल बना सकता है एक बेल ग्रांट करने के लिए और स्टे प्रोसीडिंग्स है जो कोर्ट की, उसके रिगार्डिंग। तो हमारा उसने करेक्ट पूछा है, तो बोथ 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या बेल और स्टे प्रोसीडिंग के अलावा भी कहीं पे रूल्स बना देता है? ये थोड़ा सा देख लें, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये हमारे प्रीलिम्स परस्पेक्टिव से और मेंस की परस्पेक्टिव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रूल किसके लिए? सबसे पहला, देखो, कोई भी पर्सन जो प्रैक्टिस कर रहा है बिफोर द कोर्ट, ठीक है, पर्सन प्रैक्टिसिंग बिफोर द कोर्ट, ठीक है, ये पहला रूल है जो वो बना सकती है। दूसरा रूल क्या बना सकती है? हियरिंग अपील, हियरिंग एंड अदर मैटर, एंड अदर मैटर पर्टेनिंग टू अपील। ठीक है, मतलब कि जो मैटर को करना है या कुछ दूसरे मैटर्स जिसपे वो अपील लेना चाह रहा है, टाइम और एक मतलब टाइम बाउंडेशन, ये सारी चीजें, इसके रिगार्डिंग कौन काम करेगा? सुप्रीम कोर्ट। बेल करने के रिगार्डिंग कौन काम करेगा? सुप्रीम कोर्ट। स्टे प्रोसेस कौन काम करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ जजेस कौन काम करेगा एक पर्टिकुलर बेंच पे? सुप्रीम कोर्ट। ये सारे हैं
जो है सुप्रीम कोर्ट जिसपे एक्ट करता है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सारे रूल्स को एक बार देना, क्योंकि मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पे। देखो 142 क्या है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए कंसीडर कर लेते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है, द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट हैव एविडेंटली वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन सबऑर्डिनेट। हाँ बिल्कुल, जो जजमेंट है हाई कोर्ट का, आप उसको सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट में वो क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। सेकेंड, हाई कोर्ट हैव पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एग्जैक्टली राइट, हाई कोर्ट के भी पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर है। ठीक है, और इस पे ये इम्प्रिजमेंट दे सकता है और क्या फाइन दे सकता है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये बताओ कि भाई वो क्या इम्पोज कर सकता है। अच्छा, ये जो वर्ड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अ क्लियरली डिफाइन, अच्छा ये तो हमारे यहीं पे आ गया। चलो, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? बिल्कुल नहीं। ये जो वर्ड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1921 से लिया गया था, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंदर ही ये डिफाइंड है। तो ये स्टेटमेंट 1 सही है हमारी, स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट 3 गलत है। क्वेश्चन उसने करेक्ट पूछा है, जहां 1 एंड 2 दिख जाए आंसर मार देना। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 143। आज काफी सारे क्वेश्चंस करने हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट with reference to the role of Indian judiciary as the protector of fundamental right is correct? चलो जी सुनते हैं। The Constitution has explicitly endowed the power of judicial review on the judiciary। ऐसा कहाँ लिखा है? इनडायरेक्टली और दे रहा है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, तो ये स्टेट हो जाएगी हमारी गलत। आर्टिकल 13 का रेफरेंस लेना यहाँ पे। अगर ये स्टेटमेंट के साथ आपका मेंस में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आर्टिकल 13 का रेफरेंस देते हुए भी इसको राइट डाउन करना। सेकंड, जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रोहिबिट्स एनी अमेंडमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई गोलकनाथ केस ऑफ 1967 ले लो यहाँ पे। गोलकनाथ केस ऑफ 1967, ये केसेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मेरे को याद हो रखे हैं। आप लोग भी जस्ट लाइन को, स्टेटमेंट को पढ़ते साथ इन केसेस को याद कर लो, क्योंकि कुछ फेमस केसेस हैं जो कि याद होने हमें बहुत जरूरी है। जैसे गोलकनाथ केस है 1967 का, और इसमें कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो सेक्रोसेंट है एक तरीके से, और उनको आप चेंज नहीं कर सकते। फिर तीसरा, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, तीसरे पे आ जाओ। रूलिंग ऑन फंडामेंटल, अच्छा हाँ, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको स्टेटमेंट टू को, कहीं लोगों को नजर ना हो इसमें। क्योंकि गोलकनाथ केस के बाद, देखो गोलकनाथ केस में तो कि वो सेक्रोसेंट है, उसके बाद जब केशव नंदा भारती केस आया, ठीक है, केशव भारती केस में आया कि भाई अमेंडमेंट कर तो सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन में यही था, प्रोहिबिट्स एनी अमेंडमेंट। भाई कर सकते हो, जो ये जितने भी रिस्ट्रिक्शंस ऐड करेंगे कैसे ऐड करेंगे, लेकिन गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस दोनों ही केसेस को रेफर करना है यहाँ पे। ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी गलत। रूलिंग ऑन फंडामेंटल राइट इज अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, फंडामेंटल राइट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का पार्ट है, मैंने तो आर्टिकल 32 सुना था। तो ये स्टेटमेंट मतलब कि सॉरी 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 सॉरी, क्या है, रूलिंग ऑफ फंडामेंटल राइट इज अ पार्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। भाई रिट जुरिस्डिक्शन की बात करी गई है यहाँ पे डायरेक्टली, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना तो काम इन्हीं का ही है ना। जैसे आर्टिकल 226 हाई कोर्ट की बात कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी सही, उन्होंने करेक्ट ही पूछा है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। द रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज लिमिटेड ओनली टू द, लिमिटेड क्यों है, कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाएगी तो ये तो उसको भी स्ट्राइक डाउन कर देगी, ऐसा कुछ लिमिटेड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है, हमारी स्टेटमेंट सिर्फ सी सही था, राइट। अब क्यों सही था आपको क्लियर हो गया होगा, हमने इसमें तीन चीजें देखी, आर्टिकल 13, गोलकनाथ केस ऑफ 1967, केशवानंद भारती केस,
और फिर उसके बाद हमने आर्टिकल 32 देखा, और फिर एक ये लास्ट पॉइंट रिव्यू पावर से लेकर देख लिया। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 144। अब क्वेश्चन नंबर 144 क्या कहता है, ये देखो। विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ, आई होप आप लोगों ने क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ पढ़ लिया होगा। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था इससे, फिर मैंने जब भी कहा था कि इसको रेफर करना। अंडर सिविल लॉ, a complaint against accused can only be filed by the government and never by an individual। ऐसा क्या लिखा है भाई? सिविल लॉ के अंदर कंप्लेन अगेंस्ट एन अक्यूज कैन ओनली बी फाइल्ड बाय द गवर्नमेंट। ये तो मैंने शायद क्रिमिनल केसेस में ना पढ़ा हो। ये जो स्टेटमेंट है ये सिविल लॉ की नहीं है, ये क्रिमिनल लॉ की है, तो ये स्टेट हमारी हो जाएगी गलत। दूसरा, स्टेटमेंट टू, burden of proving the evidence in civil and criminal laws always lie on the complainant। ऐसा तो नहीं है पढ़ा मैंने। देखो, सिविल, अगर सिविल लॉ होगा तो उसमें कंप्लेनेंट के ऊपर होगा, लेकिन क्रिमिनल लॉ में ये स्टेट के ऊपर चार्ज अपॉन होता है, तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगी हमारी गलत। बहुत बेस है ये। अगर जिसने भी सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ का बिल्कुल बेसिक पता होगा, वो भी इसका आंसर कर पाएगा, वो बहुत ही वे में इसका आंसर कर देगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट पूछा तो ना, तो नीदर वन एंड नीदर टू। देखो, अगला क्वेश्चन आ गया एसएलपी के ऊपर, स्पेशल लीव पिटीशन के ऊपर। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 145। चलो, इसमें चलिए, स्पेशल लीव पिटीशन। चलो, स्पेशल लीव पिटीशन जरा कमेंट करके ये बताओ कि ये कहां पर मेंशन है। ठीक है, जब तक हम इसके क्वेश्चन को करते हैं। कैन बी क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट बाय एन इंडिविजुअल अगेंस्ट एनी जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज अ मैटर ऑफ राइट। ठीक है, इन पॉइंट्स को पकड़ो। ये इसकी ऑन डिस्क्रिप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट नॉट एज अ मैटर ऑफ राइट। हाँ, हाई कोर्ट में क्लेम कर सकते हो, लेकिन नॉट एज अ मैटर ऑफ राइट। तो ये स्टेट हमारी हो जाएगी गलत। उसने पूछा क्या है, करेक्ट। चलो, स्टेटमेंट टू पे आओ। इट कैन बी गारंटीड जजमेंट्स ऑफ एनी ट्रिब्यूनल, एक्सेप्शंस याद करो, मिलिट्री कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगी हमारी गलत। एनी सच अपील रिक्वायर्स अ सर्टिफिकेट ऑफ फेस फ्रॉम द हाई कोर्ट। आर्टिकल नंबर 136 रेफर करो इसमें, कि भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी जो जजमेंट है, क्वेश्चन ऑफ लॉ, लॉ को क्वेश्चन कर रहा है, या फिर जिसमें इनजस्टिस हुआ है, उसी में तो मतलब सर्टिफिकेट कहां से आ गया ये? इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। आर्टिकल 136 के थ्रू ये ऐसे भी जा सकता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत हो गया, ये भी ऑटोमेटिकली लास्ट ऑप्शन बचा, यही सही होना। क्या है? इट कैन बी फाइल्ड इन केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, बिल्कुल सही, सिविल बिल्कुल सही, एंड क्रिमिनल मैटर बिल्कुल सही। ठीक है, तीनों मैटर्स में ये फाइल अप हो सकता है, तो ये सही हो जाएगा। बस ये मिलिट्री और ट्रिब्यूनल कोर्ट्स के रिलेटेड मैटर्स में जो है नहीं होता है। ठीक है, एसएलपी जिसने हमें पढ़ा होगा तो वो एक्सेप्शंस याद करे ही करे उन्हें, तो बस वो एक्सेप्शंस हमें पता थे। और देखो, ये पॉइंट तरीका क्या था, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला ऑप्शन देखो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इन दोनों में एक सही तो होना ही था। अगर हमने पहले ये सही कर दिया होता तो हमें ये ऑप्शन और ये ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। राइट, तो कहीं कहीं पर ट्रिक्स का भी यूज करो, ताकि चीजों को ज्यादा बेटर वे में समझ पाओ। लेकिन हाँ, ये चीजें इतनी नहीं है, बेसिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इस चीज को तो जितना बार बार पढ़ोगे, ये अपने आप ऑटोमेटिकली उतना रिकॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको सिर्फ रीडिंग मारनी है, याद करने की कुछ भी कोशिश नहीं करना, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली याद होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो, आर्टिकल 13 देख लेते हैं। आर्टिकल, a constitutional amendment inconsistent with fundamental right is void and, बिल्कुल। केशव नंदा भारती केस याद करो, केबीसी। जो केशव नंदा भारती केस हुआ था 1973, उसी का पार्ट है। राइट, चलो। कस्टम और यूजेस हैविंग फोर्स ऑफ लॉ कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड इफ, बिल्कुल सही। ये तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। और उसने पूछा क्या था, करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। ठीक है, और जब आप पढ़ो ये जो जो मतलब कि हमारे लॉस मेंशन है आर्टिकल 13 के अंदर, उसका डी पार्ट हमें यही देखने को मिले। चलो, मूव करते हैं आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 147 पे। अभी तो काफी सारे क्वेश्चन हैं।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंटीसिपेटरी बेल। चलो एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहली स्टेटमेंट, तो अच्छा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ एंटीसिपेटरी बेल क्या है। ठीक है, और बताओ साथ ही साथ में अप्रेंडिंग अरेस्ट क्या होता है। एंटीसिपेटरी बेल एंड अप्रेंडिंग अरेस्ट होता क्या है, ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताओ। जब तक वो करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ एंटीसिपेटरी और प्री अरेस्ट बेल इज लिमिटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ओनली। भाई लिमिटेड तो होता ही नहीं, मतलब कि इसको एक कोई भी टाइम फ्रेम इसमें लिमिटेड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी गलत। स्टेटमेंट टू, इट कैन नॉट बी ग्रांटेड आफ्टर अ चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड इन केस। क्यों नहीं फाइल हो सकती, रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस ले लो इसमें। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस हुआ है, उसको यहाँ पे रेफरेंस में देते हुए आप इसका आंसर करना, ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी। करेक्ट पूछा, आंसर हो जाएगी इधर 1 और 2। ठीक है, मैं रेफरेंस आपको बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आप लोग आफ्टर दिस सेशन इन रेफरेंसेस पे काम करें। ये आपकी ड्यूटी इन रेफरेंसेस को खोलना और इन रेफरेंसेस के बारे में जानना, चाहे वो आप चैट जीपीटी के थ्रू जाने या फिर कोई भी बुक को रेफर करें एट लास्ट, या फिर किसी भी टीचर की कोई भी क्लास सेशन लें जिसमें जो टीचर इन चीजों का रेफरेंस देते हुए चल रहा है, क्योंकि एट दी एंड राइटिंग में यही चीजें हमारी मदद करेंगी। चलिए करते हैं 148 पे। क्वेश्चन नंबर 148 क्या कह रहा है, with reference to the protection provided to arrest person under article 22। देखो ये क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन हमारे फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी फ्रेम हो रहे हैं, तो मतलब कि वो कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। जिसने भी फंडामेंटल राइट्स अभी नहीं पढ़ा है, तो वो इन क्वेश्चंस को थोड़े टाइम के लिए स्किप कर सकता है। जब वो फंडामेंटल राइट्स कवर कर लेगा, तो वो क्वेश्चंस को स्किप ना करे। ठीक है, मूव करते हैं इससे पहले ही ऑप्शन। अ पर्सन हैज द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। बिल्कुल सही है, अगर तुम्हें अरेस्ट करेंगे तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट तो बताएंगे ही। अ पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 48 आवर्स का पीरियड नहीं होता, ये पीरियड होता है कितने आवर्स का, 24 आवर्स का, 24 घंटे के अंदर आपको प्रोड्यूस करना ही करना पड़ेगा। सैटरडे, अच्छा इसमें संडे आ गया, सैटरडे संडे आ गया तो वो एक्सेप्शन हो जाता है, लेकिन इसीलिए आपने देखा होगा जब भी कोई अरेस्ट होता है ना, वो फ्राइडे इवनिंग है, ताकि उन्हें पुलिस कस्टडी में टाइम मिल जाए। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी गलत, भी 2 दिखे वो काट दो। चलिए अब 50-50 की लाइफ लाइन आप लोगों के पास, बताओ। कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। बिल्कुल सही है, तो 1 तो ऑप्शन होना ही चाहिए। देखो इसमें 1 नहीं है, हमारा तो ऑप्शन ऑलरेडी सही हो गया। बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ पुलिस स्टेशन जस्ट फॉर क्वेश्चनिंग। बिल्कुल सही बात है, इसको जो है मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं, ये चीज बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखना। राइट टू कंसल्ट याद रखना, राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड रखना। अच्छा, जब तक अगर जैसे मान लो 24 घंटे के बाद जैसे आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया, तो उसको अगर मजिस्ट्रेट ने फर्दर डिटेंशन नहीं दिया तो रिलीज कर देना, ये सारे पॉइंट्स याद रखना इसमें। चलो फिर से पीआईएल के ऊपर क्वेश्चन आ गया। It allows any citizen to approach a court in case violation of fundamental rights of a group of people। बिल्कुल, तो काम होता है इसका। दूसरा, PIL can be filed in Supreme Court, High Court। एग्जैक्टली, करंट अगर करंट सिचुएशन की बात करें, तो जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, वो कि आदमी वहां पे इन PIL के लिए नहीं जा सकता, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 3, PIL can be filed under Article 32 of the Constitution। Exactly, Article 32 and Article 56 of the Constitution। Article 32 तो एक पार्ट हो गया ना। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट देखा था हमने, क्या देखा था, स्टेटमेंट हमारे थे यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल confer the power of judicial review। जुडिशियल रिव्यू की तो कौन सा आर्टिकल देता है। ठीक है, चलो बताओ बताओ बताओ, आर्टिकल 12 है क्या। आर्टिकल 12 तो इसको डिफाइन करता है, तो आंसर होगा ही। ठीक है, आर्टिकल 13 बिल्कुल, आर्टिकल 32 बिल्कुल,
और उसने पूछा हाई कोर्ट बोल दिया तो आर्टिकल 26। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 3, कहीं पे दिख रहा है 2 3 4? नहीं है, ये नहीं है, ये रहा ऑप्शन बी, 2 3 4 इज द राइट। अगर हाइट नहीं दे तो ये रहा से भी गलत। तो 151 पे आ जाओ। अह, काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं। It is a theory of judicial interpretation that encourages judges limit the exercise of their own power. ठीक है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पढ़ रखा है, बिल्कुल सही है। According to this, there is no scope of interpretation of the constitution and this can be made through amendment only. कुछ भी है, पढ़ते हैं पूरा। Judge must stick to the laws enacted by the legislature and uphold them unless they are unconstitutional. ये जो पैराग्राफ है, ये आपने पढ़ा तो होगा। ये पैराग्राफ किससे रिलेटेड है? ठीक है, ये जो पैराग्राफ है ये किससे रिलेटेड है? कौन सा टॉपिक अभी करते? कौन सा टॉपिक कर रहे थे अभी? जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? ड्यूटी को परफॉर्म करना। ओवररीच क्या होता है? अपने जिसके से बाहर जाना। ये आप देख पा रहे हो, ये तो जुडिशियल और उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? जुडिशियल रिस्ट्रेंट, क्योंकि ना तो रिलीज होगा, ना वो आंसर होगा, ना एक्टिव होगा। मतलब जुडिशियली अपने पावर से बाहर जा रही है, ना जुडिशियल जो है उससे पास रोक रही है इसमें, ना जुडिशियल अपने डिसीजन का रिव्यू कर। यहाँ पे जुडिशियली की और रिस्ट्रेंट हो रही है। तो ये आंसर हो जाएगा जुडिशियल ओवररीच, जिसका मतलब है वायलेशन of separation of और आप लोगों ने होगा, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप बता सके कि भाई किस चीज का वायलेशन, वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ। ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये रखना। ठीक है, हाँ, तो वो करते हैं आगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153। आज हमारा डेट है कि भाई अराउंड कम से कम, ज्यादा नहीं, 56 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से पहले जितने भी क्वेश्चन है उन्हीं को कम करेंगे। 150 पे आ जाए, काफी दिनों की डिस्ट्री चलते चलते अब पार्लियामेंट स्टार्ट करेंगे। जुडिशियल एक्टिव से रिलेटेड आ गया, चलिए। The requirement substantive due process into Article 21 is introduced by judicial activism। बिल्कुल, आप इसे जो लोगे एक ही बोलेंगे कर रेफर कर सकते हो कि भोपाल यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास केस। ठीक है, उसका ट्रेंड देते हुए आप स्टेटमेंट को बिल्कुल सही मतलब बताना कि कैसे कैसे स्टेटमेंट में क्या क्या हुआ। स्टेटमेंट 2, जुडिशियल एक्टिविज्म इज द एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल पावर विद एनी ब्रेकिंग ऑफ द लॉ। क्यों नहीं है ब्रेकिंग ऑफ लॉ? स्टेटमेंट हमारी जो है कर जाएगी। जुडिशियल एक्टिविज्म इज फिलॉसफी वेयर जजेस अलाउ देयर पर्सनल व्यूज अबाउट पब्लिक और बिल्कुल पर्सनल व्यूज लगते हैं। उसने पूछा करेक्ट आंसर तो 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3 नहीं है, ये रहा 1 ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, तो दो की चीज जो बैठ जो है जितना डीप पढ़ सको उस डीप में कर करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 150 क्या कह रहा है? विद रेफरेंस टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है जी, चलो रेफरेंस लेते हैं जुडिशियल रिव्यू का। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एक्टमेंट्स एंड नॉट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा कुछ है, नॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। मैंने तो सुन बहुत। ठीक है, बहुत सेंट्रल है स्टेट गवर्नमेंट। तो ये स्टेट हो जाएगी हमारी। स्टेटमेंट नंबर पे आ जाओ। द इम्पोजिशन प्रेजेंट रूल इन अ स्टेट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। बिल्कुल सही। इसमें कौन से तो रेफरेंस लोगे? माई केस। अच्छा, ये माई केस का जो ईयर है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताओ। ये जब आपने जुडिशियल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो माई केस जरूर पढ़ा होगा, और कौन ईयर का रेफरेंस है वो आप कमेंट के बताओ। ठीक है, तो क्योंकि स्टेटमेंट हुई सही है, करेक्ट पूछा तो आंसर हो जाएगा कमली
दो क्वेश्चन रह गए, फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट जजमेंट कर सकते। चलो 156 पहले कर लेते हैं, ठीक है। With reference to the following guidelines we followed in admitting the LPIL stated है। चलो LP statement, any third party can challenge a sentence awarded to the convict through a PIL statement गलत, लो एंड आई का प्रिंसिपल लेके आओ, उस देखो, और उसके सिमरजीत सिंह मान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की 1992 में लेना। मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। रंजीत सिंह मान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, इसको जरूर रेफर करना। PIL made under Article 32 and Article 226 of the Constitution say Supreme Court and High Court. Option number 3, letter petition or on non-payment of wages to worker can be arranged as PIL। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट भी हमारी है। उन्होंने करेक्ट पूछा है तो 1 and 3 कहीं लिख रहा है, सॉरी 2 and 3 कहीं लिख रहा है। हाँ, ऑप्शन नंबर साइड आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट वन फॉर द डे, एंड फिर कल इम्पोर्टेंट जजमेंट के 4 क्वेश्चन ही हैं, और उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इट कुड बी एनी ऑफ इंडियन पॉलिटी। आप लोगों का कोई सजेशन आप कमेंट सेक्शन कमेंट करके बताओ, ठीक है। ये हमारा जो फोकस रहेगा टॉपिक्स को पहले कर देंगे जो प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 155 को देखते हैं। The Supreme Court has said that the court is entitled to commit and achieve success in policy matters। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। Judicial reviews and innovation proposed in केशवानंद भारती है। सबसे पहले केशवानंद भारती को जुडिशियल रिव्यू बारे में बताया गया था, जब बोला केस 1967 से रिलेटेड बात। बैंक नेशनलाइजेशन है 1970, फिर उसके बाद आया था प्रीव्यू केस आया, प्रीव्यू कॉर्पोरेशन केस 1917 में आया, इसमें से रिलेटेड बात हुई। मैंने 1918 में इससे रिलेटेड बात हुई। केशवानंद भारती केस वाज नॉट फर्स्ट, यहाँ पे ये जुडिशियल रिव्यू जो है स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी, उसका एक पूछा ओनली इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग से कवर करने की कोशिश करते हैं कौन सी चीजें जिनको हम पहले कवर करते हैं, ऐसी कैसी चीजों को लेकर। तो अगर आप लोगों की भी इशू है कि ये लगभग सजेशंस हो गए हमारे से 5 क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट टॉपिक में अपनी नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग।